हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं 18th और 20th जनवरी का जो सीजीएल मेंस हुआ था उसका प्रॉपर एनालिसिस जीके का सेक्शन का। ठीक है, अभी तक आप सभी ने अपने मार्क्स देख लिए होंगे, कितना क्या हो रहा है, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, काफ़ी लोग बॉर्डर में हैं जिनको अभी तक ये क्लियर नहीं है कि उनका डिज़ायर्ड जो पोस्ट है वो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना स्कोर शेयर करिएगा, एक तो ओवरऑल कितना बना और आपका जीके में कितना बना है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, एज सच डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का नहीं देखने वाले हैं। इसके दो पर्पस हैं। एक तो पर्पस ये है कि आपको ये बताना कि कौन कौन से क्वेश्चन में एरर हो सकता है जिसको चैलेंज किया जा सकता है, पहला। दूसरा, कहाँ कहाँ पे निट्टो का यूज़ किया जा सकता था। ठीक है, वैसे तो एग्जामिनेशन से पहले मैंने आपको हम लोगों ने निट्टो सीरीज़ करी थी और उसके दो पर्पस थे। एक तो भाई ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है और एक काइंड ऑफ हमारा रिवीजन होता रहे, है ना। जो भी हम लोग चीज़ें हमने उससे पहले पढ़ी थी टियर 1 से पहले, वो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। सिर्फ ऐसा नहीं था कि ट्रिक हमें सीखना है, हमने रिवीजन का भी एक पर्पस था। ठीक है, अब आपने उसको किस तरह से लिया, कुछ लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया कि नहीं सिर्फ ट्रिक सीखना है, या फिर इक्का दुक्का वीडियो देख के चले गए और उनको लगा कि सिर्फ उसी को देखने से 25 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो वो आपका एक मिस इंटरप्रिटेशन था। ठीक है, वो अभी आपको दिखाऊंगा कैसा क्या है, और इसी वजह से अब अगली बार से कुछ चीज़ों फॉर्मेट में चेंज मैं करूँगा। एज सच यहाँ पे अब चीज़ें होंगी ही नहीं निट्टो की। ठीक है, और वैसे जब मैंने लास्ट में एक वीडियो अपलोड किया भी था तो उसके स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर भी दे दिया था कि भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यूज़ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो सकता है 4-5 क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना बने, लेकिन माइंडसेट क्लियर रख के जाना। या तो देखो ही मत वीडियो को, और या तो देखो तो माइंडसेट क्लियर कर रख के जाना, मुझे यूज़ करना है नहीं करना है। काफ़ी लोग हैं क्या देख लिए लेकिन वहाँ यूज़ नहीं कर पाए। काफ़ी लोग, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं जो पहले से क्लियर थे कि हमें तो यूज़ नहीं करना है, तो हमने देखा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे यूज़ कर सकते थे, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते थे। क्वेश्चन खुद चीख के तो बोलेगा नहीं कि हमें निट्टो लग रही है। अभी आपको दिखाते हैं कहाँ पे और कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंजेबल हैं। ठीक है, तो ये 18 जैन का ही है। पहले देखते हैं क्वेश्चन को। वॉट वॉज द स्टेटस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया बिफोर द ग्रीन रेवोल्यूशन। डिटेल में किया हुआ है। ये क्वेश्चन अगर आपका गलत है, ठीक है, तो आपने ढंग से ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं पढ़ा है। सिंपल सी बात है, मैं आपको क्लियर कट चीज़ें बताने वाला हूँ। आपको चाहे अच्छा लगे, सही लगे, बेकार लगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो स्टूडेंट सच में जानना चाहते हैं कि भाई हाँ ये किया जा सकता था क्वेश्चन, उनको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और खैर, तो ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले क्या था। तो ऑब्वियस से बात है, अगर आप इन दोनों ऑप्शंस को देखें 2 और 3, तो यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड हाई प्रोडक्टिविटी, यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। अब इसमें अगर आप ये टेक्निक लगा गए कि यूज़ ऑफ, दोनों सिमिलर ऑप्शन है, सिमिलर नहीं सर, दोनों सेम ऑप्शन है। याद करिए इश्तिहार वाला क्वेश्चन, जो आपको, अगर निट्टो की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप निट्टो की यहाँ पर बात कर रहे हैं वैसे तो आराम से नॉलेज से हो जाएगा। ऐसा कोई बहुत तगड़ा क्वेश्चन नहीं है। हमें पता है ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन में मैकेनाइजेशन हुआ था एग्रीकल्चर का। साफ साफ रिपीट, ना जाने कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा था कि मैकेनाइजेशन हुआ था एग्रीकल्चर का। हमने HYV सीड्स मंगाई थी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन से आई थी। बाकी जो हम इससे पहले PL 480 सीट्स यानी पब्लिक लॉ 480 स्कीम के तहत USA से इंपोर्ट करते थे। तो ये मतलब एकदम आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सबने किया होगा। लेकिन निट्टो की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे इश्तिहार से रिलेट कर सकते हैं। इश्तिहार किस लिए थे? तो दो ऑप्शन हमने हटाए थे जो सिमिलर नहीं सेम थे। ग्लोरिफिकेशन ऑफ द मैसेज ऑफ इस्लाम, ग्लोरिफिकेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, दोनों गलत थे। सही आंसर क्या था? को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज विद इन द मुगल एम्पायर, राइट। तो चाहे जिससे भी जाओ, ये आराम से आसान क्वेश्चन है। अब इसमें डाउट है बहुत लोगों को, व्हाट इज द नेम ऑफ द आयन विद अ चार्ज ऑफ -1? मोनोवेलेंट आयन, पॉलीवेलेंट एनायन या फिर कैटायन? लोगों को डाउट है एनायन और मोनोवेलेंट आयन में। देखो, मोनोवेलेंट आयन का मतलब है वैलेंट मतलब वैलेंसी, मोनो का मतलब एक। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट की कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको गेन या लूज करने पड़ रहे हैं टू गेन दी स्टेबिलिटी। अब मोनोवेलेंट का मतलब +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे एल्कली मेटल है जैसे सोडियम, पोटेशियम, तो इन सबको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। वहीं पे आप हेलोजेंस को ले लीजिए, जो फ्लोरीन क्लोरीन है, इनको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। ठीक है, तो ये भी मोनोवेलेंट होंगे, ये भी मोनोवेलेंट होंगे, लेकिन इनमें जो है चार्ज -1 किस में होगा? हेलोजन में। इनमें +1 होगा। अब इसमें मोनोवेलेंट एनायन या मोनोवेलेंट कैटायन तो लिखा नहीं है, तो +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। ठीक है, अब एनायन का तो मतलब ही होता है नेगेटिव चार्ज, उसका तो मतलब ही होता है, तो नो डाउट इसका एनायन होगा। लेकिन मोनोवेलेंट आयन भी इसका ऑप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि मोनोवेलेंट आयन में जैसे रहता है +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, तो -1 तो यहाँ लिखा हुआ है।
कि चार्ज -1 है। -1 कब आता है चार्ज से? कि एक इलेक्ट्रॉन आपने गेन किया है। और मोनोवैलेंट आयन में तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटीज़ में, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ इट कैन बी, दिस ऑप्शन कैन बी ऑल्सो बी दी करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये चैलेंजेबल है मेरे हिसाब से। हु मेंशनड इकोसिस्टम एज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी इन 1956? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फॉर श्योर इट टफ है। आंसर फ्रांसिस इवांस है। ठीक है, ये क्वेश्चन में काफ़ी लोगों को डाउट था। ठीक है, ये एक सिमिलर क्वेश्चन 20th में भी आया। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और अब्रिज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? ये भी एक बेहद ही आसान सवाल है। ठीक है, बेहद ही आसान जब मैं तब बोलता हूँ जब रिपीटेटिवली हमने उसको किया होता है, हर जगह किया होता है। जैसे भी ये क्वेश्चन आएगा ब्रॉन्स्टेड लॉरी वाला, तो वो मैं उसको बेहद आसान नहीं बोलूँगा, किया है उसको हमने, क्वेश्चन पीवाई की सीरीज़ में किया है और मैंने उसको रिलेट करके करवाया था। बट फिर भी उसको मैं रेपिटेटिवली क्योंकि नहीं किया तो मैं वो नहीं बोलूँगा बेहद आसान, लेकिन इसको रेपिटेटिवली हम पढ़ते हैं। ठीक है, 4 केसेस होते हैं, तो चंपकाई दो राजन, देन गोलकनाथ, देन उसका मिनरवा मिल आता है, उसके बीच में 24th और 25th अमेंडमेंट होते हैं, एंड सॉरी मिनरवा मिल बोल रहा हूँ, केशवानंदा भारती केस होता है, देन उसके बाद मिनरवा मिल होता है। ठीक है, तो ये चंपकाई दुराराजन बोलता है कि एफआर ऊपर रहेगा, डीपीएसपी नीचे रहेगा। गोलकनाथ में ये नहीं बोलता है एफआर ऊपर रहेगा, डीपीएसपी नीचे रहेगा। इसमें ये बोलता है कि पार्लियामेंट एफआर अमेंड नहीं कर सकती है डीपीएसपी को अमेंड करने के लिए। फिर इसने पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, 24वां अमेंडमेंट कर दिया, बोलता है कर सकते हैं अमेंडमेंट तुम। ठीक है, हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, पार्लियामेंट बोलता है। और 25th अमेंडमेंट फिर तुरंत 25th अमेंडमेंट का डॉलर बोला कि क्योंकि अब हम अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, तो इसलिए जब हम आर्टिकल नंबर 39B और C में जो डीपीएसपी दी हुई है, जब उसको इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो 14 और 19 वाले जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट, ये आड़े नहीं आएंगे। केबीसी केस ने क्या बोला, और जुडिशरी इसमें दूसरा प्रोविजन ऐड किया कि जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती है। केबीसी केस ने पहले प्रोविजन को तो मान लिया, दूसरे में बोलती है कि भैया सुनो, बेसिक स्ट्रक्चर जो ये जो है जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज़ द फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए ये आप नहीं छीन सकते हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है 25th अमेंडमेंट का जो आपका ये जो सेकेंड क्लॉज आपने ऐड किया है उसमें। ठीक है, तो वो और मिनरवा मिल में ये बोला गया है कि जो एफआर और डीपीएसपी है बैलेंस में चलेंगे, जो कि अभी तक का फाइनल केस है एफआर और डीपीएसपी की लड़ाई में। तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, ये भी बेहद मथुरा वॉज दी सेकंड कैपिटल, इसको भी मैं आसान में ही रखूंगा, बहुत लोग गलत करके आए। ये अगर आपने माइंड मैप जब एफआरबी वाली सीरीज़ करी हो, चाहे पीवाईक्यू किया हो, चाहे अभी RRR किया हो, कराया हुआ है उसमें है। या फिर अगर आप जो 3.0 बैच चल रहा है उसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें तो और आसानी से मैंने आपको बताया है कि भैया इसमें चलो अच्छा ये वाला क्वेश्चन ही क्वेश्चन में वो अच्छा वो आता है कि भाई कनिष्क, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है 20th में कि कनिष्क किस डायनेस्टी के रूलर थे, तो ये क्वेश्चन है। और ये कैसे आप कर सकते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि भाई 2 फॉर्म ऑफ आर्ट हम पढ़ते हैं इस टाइम पे, एक तो गांधार फॉर्म ऑफ आर्ट। ठीक है, ये बैच में वैसे तो ये गांधार फॉर्म ऑफ आर्ट और मथुरा फॉर्म ऑफ आर्ट एफआरबी और उसमें RRR में तो नहीं करवाया, लेकिन ये डायरेक्टली तो करवाया है ये। ठीक है, लेकिन बैच में हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं कि भाई गांधार आर्ट है और एक मथुरा आर्ट है। ठीक है, अब जो गांधार आर्ट है उसको किसने, इंडो ग्रीक्स लेके आया, और वो जो नॉर्थ वेस्टर्न हमारा जो ये गांधार तक्षशिला वाला जो रीजन है वहाँ पर, और मथुरा फॉर्म ऑफ आर्ट इंडिजिनस है जिसमें कि डेवलपमेंट किया किसने किया, कुशांस ने। तो आसान क्वेश्चन में ही इसको मैं बोलूँगा। वॉल्टर फ्लेमिंग बेहद आसान क्वेश्चन है, जब भी सेल पढ़ाता हूँ तो क्रोमोजोम तो पढ़ते ही हैं, और जब क्रोमोजोम पढ़ते हैं तो क्रोमोजोम की डिस्कवरी पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, इन विच ईयर डिड वॉल्टर फ्लेमिंग स्टेन द क्रोमोजोम्स टू सी देम क्लियरली एंड डिस्क्राइब द एंटायर प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो हमने 1882 पढ़ा था। अब ये तो थोड़ी ना कि सर माइटोसिस करके तो नहीं पढ़ा था, अब खुद ही सोचो इसके कोई है आसपास में जिसका, अगर इन्होंने क्रोमोजोम की डिस्कवरी करी थी 1882 में, तो फिर ये सब ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते ना, आसपास के ऑप्शन ही नहीं है। ये तो थोड़ा बहुत पास का, बाकी तो आसपास के भी ऑप्शन नहीं है। सिंपल से, ये भी बेहद आसान में ही रखूंगा मैं इसको अगेन। ठीक है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज वन ऑफ द डिसाइसिव बैटल्स ऑफ इंडिया। इट ब्रॉट इन टू पावर अ न्यू बैंड ऑफ इन्वेडर्स कॉल्ड मुगल्स। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल वंश की स्थापना करी। इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता है। ठीक है, इस पर आप भी एग्री करोगे। थोड़ा भी पढ़ा है तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो सबको पता होता है, सेकंड और थर्ड भले ना पता होगी, सेकंड अकबर और हेमू वाला, थर्ड और वो अफगानी और मराठा वाला, लेकिन फर्स्ट तो सबको पता होता है क्योंकि इसी में गन पाउडर का इनॉर्मस तौर से यूज़ किया गया था, मुगल वंश की स्थापना हुई थी इससे। 8वें पे आते हैं, हु अर्ज पॉलिटिकल, वो मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ, वो आप देखो कि आपने कितने सही किए कितने रॉन्ग हुए ट्रांसपेरेंटली। बाकी तो फिर
आपको अगर कमेंट खेलना है इधर उधर, तो आप अपनी अगर कमियां छुपाना चाहते हैं तो फिर कर सकते हैं, ठीक है। एंड विद नो डाउट उस दिन लक का भी फैक्टर होता है जिस दिन आप एग्जाम में बैठे होते हो, क्योंकि और लक का कितना फैक्टर होता है वो भी अभी डिस्कस करेंगे। हु अर्ज पॉलिटिकल पार्टीज टू एंगेज इन डिस्कशंस दैट इंस्पायर यूनिटी रादर दैन द डिवीजन एंड प्रमोट आइडियाज इंस्टेड ऑफ पर्सनल अटैक्स इन द एड्रेस ऑन द ईव ऑफ नेशनल वोटर्स डे इन जनवरी 2024। किसने बोला कि भाई पर्सनल अटैक हमें नहीं करना चाहिए आपस में? भाई ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा तो बोल नहीं सकता है, या तो मतलब कोई इंडिपेंडेंट ही बोलेगा, या तो प्रेसिडेंट जी बोल सकते हैं, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल सकते हैं, ठीक है। ऑन द ईव ऑफ नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे हम कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। तो भाई वोटिंग कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर हम देखें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसका, आप में से बहुत लोगों ने यही टिक किया था और सही भी है, ठीक है। जैसे मैंने डिस्कस किया तो आप में से काफ़ी लोगों ने यही टिक करके आए थे और सही भी है ना। अब आते हैं ये क्वेश्चन पे, फिजिक्स का अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन सा सही है? पहला है एम्पियर्स लॉ डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस। पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी एमटीएस का जो क्वेश्चन सारे करवाए थे उसमें भी इसको पढ़ाया था, एमपीएस लॉ। अगर आपको याद हो एमपीएस लॉ क्या बोलता है कि भाई जैसे कंडक्टर है, ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये, ठीक है, अगर रिपेल कर सकते हैं या फिर अट्रैक्ट कर सकते हैं तो एक दूसरे को, वो एमपीएस लॉ है। और इसमें ऐसा कोई फैक्ट नहीं दिया हुआ है। एमपीएस लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस। बिल्कुल सही, आई थिंक जिसने भी पढ़ा होगा, ठीक है। फिर एमटीएस का वो देख, मैंने आपको बोला था, या तो एमटीएस का जो भी मैंने रिसेंट करवाया वो देख लो, या फिर जो पहले वन शॉट लिया था ये बन गया होगा। मैक्सवेल की इक्वेशन हमने नहीं पढ़ी है, ये एकदम टोटली न्यू है। मैक्सवेल इक्वेशन आर अ सेट ऑफ 4 फंडामेंटल इक्वेशन गवर्निंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द एब्सेंस ऑफ चार्ज एंड करंट, ठीक है। अब आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ये कैसे आ गए, ये 55, 59 ऐसे मार्क्स 58 कैसे आ गए? नो डाउट लक फैक्टर काम करता है, लेकिन लक फेवर्स द ब्रेव, है ना, एज सेड। तो यहाँ पर जो कुछ लोगों ने इस सेंस का निट्टो यूज़ यहाँ पे के लिए निट्टो बोल रहे हैं, फिर अपना टेक्निक जो भी, कि उनको ये लगा कि भाई 4 फंडे यहाँ पे 2 फैक्ट हैं, एक तो 4 फंडामेंटल इक्वेशंस है और एब्सेंस ऑफ चार्ज एंड करंट है। या तो 4 की जगह हो सकता है कोई और नंबर हो, या फिर प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये फैक्ट सही है यहाँ पे। गलत ये इस वजह से है बिकॉज यहाँ पे एब्सेंस नहीं प्रेजेंस पे वो किया जाता है। तो अगेन ये डिपेंड करता है कि आपने रिस्क लिया नहीं लिया, देन आपका लक फेवर किया नहीं किया। पहला वाला हो सकता था, यानी कि आपके 2 ऑप्शंस जा सकते थे, ये वाला और ये वाला, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द नेचुरली अकरिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिनरल दैट यूजुअली फॉर्म्स हेक्सागोनल बैरल शेप्ड प्रिज्म। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मिनरल यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं डिफिकल्ट साइड में रखूंगा, आंसर को रैंडम होगा, बट इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आगे आते हैं। दिसंबर 1991 में विच एक्ट वाज अमेंडेड टू ब्रिंग पब्लिक एंटरप्राइजेज अंडर द परव्यू ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन एज पार्ट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम, ठीक। अब इसमें अगर कोई निट्टो दे के गया है और फिर ये बोल रहा है कि निट्टो नहीं लग रही है, तो फिर वही है, अब मैं क्या बोलूँ। अब सिमिलर ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ एक्ट और इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। अब ये मत पूछना, ठीक है, कि क्या लॉजिक है, ये है वो है। जो लोग निट्टो देखें मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप अगर नहीं जानते कैसे क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, किस तरह से चीज़ें काम करती हैं वो पहले ही डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपने निट्टो यूज़ किया, मतलब आपने अगर पहले से मूड में कब कर गए थे, भाई मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे तो लेना देना नहीं है, मैं तो सेफ साइड खेलूँगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे उससे। लेकिन जब आप जाते हैं देखते हैं और फिर ये आके बोलते हैं कि वो लगा नहीं, आपने लगाया नहीं, वो बात अलग है। अब वो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के देगा क्या कि निट्टो यूज़ हो रही है बेटा, लगा लेना। यही तो बताए थे, जाके एक ही वीडियो डाल रहे थे, एक वीडियो से दोनों शिफ्ट में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन बन रहे थे। एक क्वेश्चन तो दोनों शिफ्ट में डायरेक्ट आया, डायरेक्ट, निट्टो नहीं, क्वेश्चन ही आया है डायरेक्ट। अभी दिखाएंगे कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने वो सिमिलर ऑप्शन वाला अभी जाके देख लेना, क्या बताया था, इंडस्ट्रीज एक्ट और इंडस्ट्रियल एक्ट, वो भी नहीं समझ में आ रहा तो एटिमोलॉजी करके एक चीज़ बताए थे, एटिमोलॉजी, कि क्वेश्चन में पढ़ो कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा। तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो सकते थे। इस पे आ जाओ। All isoclines are expansion paths, but all expansion paths are not isoclines. Short-run production functions involve adjusting all inputs, including fixed inputs like land or capital, to affect output. Stock resources are the resources which are not used in one period of production but can be stored for a later period. इस बंदे के 59 आए हैं, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था, आपने देखा होगा। इसमें भी उसने निट्टो यूज़ किया, आई थिंक इसमें भी निट्टो यूज़ किया है। अब यहाँ पे
जो लोगों ने देखा होगा उन्हें पता चल गया होगा कि भाई शॉर्ट रन प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स एडजस्टिंग ऑल इनपुट। ऑल हमारे लिए एक एक्सट्रीम कीवर्ड होता है, ये भाई यहाँ पे भी ऑल है, लेकिन ये सही हो सकता है, क्योंकि मतलब एज सच हमें एकदम भंड गंवार की तरह नहीं कर देना होता कि नहीं ऑल है और सीधे वो उसको इनकरेक्ट कर मार दिया। हम उसको पढ़ते भी कि वो सेंस हो सकता है बना रहा हो। अब हो सकता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन अगर इसका उल्टा बोल दूंगा तो फॉल्स भी है। तो ये हो सकता है ट्रू भी हो, लेकिन यहाँ पे देखो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस इन्वॉल्व एडजस्टिंग ऑल इनपुट्स इंक्लूडिंग फिक्स्ड इन, तो अगर कोई भी इनपुट अगर नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि तीनों तो सही नहीं है, कोई एक या कोई दो तो गलत है ही है। तीसरा, स्टॉक रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर नॉट यूज्ड इन वन पीरियड ऑफ प्रोडक्शन बट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लेटर पीरियड। डेफिनेशन है, अफर्मेटिव है, जनरली यही हम पढ़ते हैं कि सही होते हैं। तो ये मैंने अगर सही मार दिया तो कोई बचा नहीं इसके अलावा, फिर ये दो बचे हैं। और टू को अगर देखें तो ऑल इनपुट है, ऑल, ठीक है। अगर आपने लगाया है, पढ़ाई नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाए नहीं थे या फिर वो खुद क्वेश्चन बोलेगा लिख के देगा एग्जामिनर कि निट्टो यूज हो रहा है इसमें, लगा लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसी वजह से मैं अगली बार करवाऊंगा ही नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। सब ऐप पे होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे होता ही है ना कि दो भीड़ आती है, 2-3 वीडियो देख के फिर उनको लगता है 25 में 25 क्यों नहीं फंसा है तुमने, ठीक है। तुम्हारा अब कुछ इससे बोलो तो अभी 7 ही 8 क्वेश्चन तो डायरेक्ट फंसे। जो 2022 में दिया होगा ना उससे पूछना, जो 2022 में अगर कोई स्टूडेंट दिया होगा तो उससे पूछना जीके में क्या हालत थी, ठीक है। अभी जो जीके लोगों को बचा रहा है, ठीक है, कि मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट के देखे, ठीक है, कि सर मैथ्स और रीजनिंग में तो डूब गए थे, जीके ने बचा लिया, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट जहाँ पे जीके में ये होता था कि भाई रैंक मेकर, कि भाई बस 1-2-3 नंबर दूसरों से ज़्यादा आ जाए तो रैंक बन जाएगी, वहाँ पे जीके अब इस पॉइंट पे आ चुका है कि मैथ्स और रीजनिंग के बराबरी में आ चुका है, ठीक है। और मुझे अपने मियाँ मिट्ठू बनने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ तब होगी जब आप उसको बार बार रिवीजन दोगे। 2-3 वीडियो देख के अगर आप ये सोचोगे कि भाई सारी चीज़ें आ जाएंगी तो नहीं है। और मैं इस बात को भी पूरी तरह से एग्री करता हूँ, ठीक है, कि काफ़ी सारे मैं खुद ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो बढ़िया थे जीके में लेकिन स्कोर नहीं कर पाए, बढ़िया थे जीके में लेकिन स्कोर नहीं कर पाए। उस दिन का भी खेल होता है। कई बार कई सारी चीज़ें आप वहाँ पे टिक करते हो, आपको लगता है इन 2 ऑप्शन में डाउट है, इन 2 ऑप्शन में डाउट है, और वो आपका गलत हो जाते हैं सारे, कुछ के सही हो जाते हैं सारे। इस चीज़ को भी मैं एग्री करता हूँ, ठीक है, कि उस दिन का भी खेल होता है, रोल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि अगर आपने अच्छी ठीक ठाक तैयारी करी, रिविजन्स दी हैं, आपके 40+ आ गए, अगर आपने और थोड़ा अच्छा से मतलब प्रिपरेशन किया है और अपने वाइड वो कवर किए हैं चीज़ें और आपने तगड़ा रिवीजन दिया है, 50 तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन 55+ जिन लोग क्या हैं जो मैंने शेयर किए हैं, ठीक है, चाहे 54 हो, 58 हो, 59 हो, लक है वो, ठीक है। 50+ तक आप जा रहे हैं, हार्डवर्क है, नो डाउट हार्डवर्क है आपका, बहुत ज़्यादा रिविजन सब कुछ है। 55 के ऊपर तो लक का फैक्टर भी होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर? 46, 42, 48 या फिर 40th? ये भी बेहद ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये 42 ने अमेंडमेंट को बाइंडिंग कर दिया था, ठीक है। हमें पता है कि आर्टिकल नंबर 74 में क्या लिखा हुआ है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज दी प्रेसिडेंट। और वो एडवाइस प्रेसिडेंट में बाइंडिंग होती है कि नहीं, तो एक बार तो लौटा सकता है लेकिन दूसरी बार जो आएगी वो बाइंडिंग होगी। तो इसने तो एक बार वाली भी बाइंडिंग कर दी थी कि अब बाइंडिंग होगी, मानना पड़ेगा। लेकिन 44 जो अमेंडमेंट हुआ था, जो ऑप्शन में ही नहीं है, तो कोई डाउट का वहाँ पे वही नहीं है, डाउट क्रिएट होने का सवाल ही नहीं है। तो 44 अगर होता तो डाउट भी क्रिएट होता। तो 44 ने बोला नहीं, एक बार लौटा सकता है, दूसरा जो आएगा वो एक्सेप्ट करना होगा। चारकॉट मैरी टूथ डिजीज इज कॉज बाय डुप्लीकेशन ऑफ द पेरिफेरल माइलिन प्रोटीन जीन ऑन विच क्रोमोसोम? तगड़ा क्वेश्चन है, बेहद हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ा है जो अब आई थिंक मतलब 9th 10th और ये सब की तो कहीं बुक में भी NCERT वगैरह में भी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बेहद ही टफ क्वेश्चन है, अगर कोई डेंटिस्ट होगा वही इस क्वेश्चन को सही कर पाएगा, ठीक है। तो ये बेहद ही टफ क्वेश्चन है और इसमें कोई एलिमिनेशन भी काम नहीं कर रहा है। जहाँ थोड़ा सा स्टेटमेंट होता है वहाँ पर खेलने का ऑप्शन होता है हमारे पास, एलिमिनेट करने का ऑप्शन होता है। विच इंडियन सिटी एक्सपीरियंसेस द लीस्ट डिफरेंस? ये क्वेश्चन गलत करके आया हो ना, और ठीक है, और मैं अब इससे ज़्यादा बोलूँगा नहीं, है ना, आप समझ जाओ कि कॉन्टिनेंटलिटी हो ही नहीं सकता। कि भाई अभी मैंने रील डाली थी, ठीक है, जिन लोगों को पता होगा, अभी कुछ दिन पहले रील डाली थी मैंने, आपके लगभग 1 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले, कि भाई मुंबई और चेन्नई में सर्दी क्यों नहीं पड़ती है।
मुंबई चेन्नई में सर्दी क्यों नहीं पड़ती? सिंपल कॉन्टिनेंटलिटी फैक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन है, गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। अगला ले लो, ये भी गलत होने का कोई चांस नहीं है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोले ये पाथर डाबी बंदी दी उन कहाँ से आ गया? आखिरी वाला RRR लेक्चर खोल के देख लो, माइंड मैप में दोनों किताबें लिखी हैं। माइंड मैप एक पन्ने का होता है, तो अब ये मत बोलना कि इतना सारा है तो उसमें तो आएगा ही। एक पन्ने का होता है, उसमें है दोनों किताबें। आनंद मठ तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होती है कि बंकिम चंद्र चटर्जी, और वो भी अगर तुमको नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, तो निट्टो भी काम कर रही है इसमें, कर रही है कि नहीं? ठीक है, सिमिलर हैं ये दोनों, तो इनको हटा सकता हूँ मैं, 3 3 1 1, एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो हटे। और आनंद मठ तो पता है ना कि बंकिम चंद्र चटर्जी, D का 2, निट्टो भी काम कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनो एटॉमिक गैस? बेहद आसान क्वेश्चन, जितने मोनो एटॉमिक का मतलब एटॉमिसिटी 1, इसकी 2 है, इसकी 2 है, क्लोरीन की 2 है। जितनी भी हमारी इनर्ट गैसेज हैं उन सबकी एक होती है। हेमा, नेहा और करीना, जीती रहना। द रोटेटिंग कॉलम्स ऑफ एयर दैट अकर ओवर वाटर बॉडीज एंड आर जनरली लेस सेवियर दैन लैंड टॉर्नेडोज आर नोन एज। तो रोटेटिंग कॉलम क्या होते हैं एयर के, दैट अकर ओवर वाटर बॉडी, वाटर बॉडी के ऊपर होते हैं, जनरली उतने सेवियर होते नहीं हैं, ठीक है, दैन लैंड टॉर्नेडोज। क्या होते हैं ये? अब इसको कैसे किया जा सकता था? हरिकेन और टाइफून सेम चीज़ होती है? क्या होते हैं? साइक्लोन होते हैं ये। वाटर स्प्राउट के बारे में हम कभी नहीं पढ़े हैं, स्क्वाइल के बारे में कभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन हरिकेन टाइफून के बारे में तो पढ़े हैं ना, कि कुछ और नहीं, साइक्लोन होते हैं, बस इनके नाम अलग अलग हैं। हरिकेन ये अटलांटिक ओशन में बोल देते हैं, और टाइफून जो है ये साउथ चाइना सी में बोल देते हैं, या फिर वेस्टर्न पैसिफिक में बोल देते हैं, या फिर जो आपका ये चाइना वाला पार्ट है, चाइना जापान में, है तो साइक्लोन ही, है तो साइक्लोन ही ना, जो कि वाटर बॉडी के ऊपर आता है। रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर यहाँ पे पूछा है, रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर दैट अकर ओवर वाटर बॉडीज एंड जनरली लेस सेवियर। तगड़े होते हैं ये तो, चाहे वो हरिकेन हो चाहे टाइफून, है तो साइक्लोन ही। तो इन दोनों को एलिमिनेट किया जा सकता था, क्योंकि एक क्वेश्चन के 2 आंसर तो हो नहीं सकते हैं, तो एटलीस्ट आप इनमें गेस ले सकते थे, वाटर स्प्राउट और स्क्वाइल। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो रिगार्डिंग सेंसस 2011। 2000। अब इसमें भी काफ़ी लोगों को डाउट है कि सही क्या होगा। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड बाई मोर देन 181 मिलियन ड्यूरिंग द डेकेड 2001-2011। तो ये तो आई थिंक कर लिया होगा ज़्यादातर लोगों ने। इसमें डाउट आया लोगों को कि द परसेंटेज डेकेडल ग्रोथ ड्यूरिंग 2001 से लेकर 11 हैज़ रजिस्टर्ड द शार्पेस्ट डिक्लाइन सिंस इंडिपेंडेंस। इसने शार्पेस्ट डिक्लाइन देखा इंडिपेंडेंस के बाद। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। अब मैं बिल्कुल ही मानता हूँ ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है विद नो डाउट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्राइमा फेसी ये देख के लगता है कि 2001 से 11 के बीच जैसे शार्प डिक्लाइन, पॉपुलेशन तो बढ़ी है। हमने तो पढ़ा था कि भाई डिजिटल ग्रोथ रेट हुआ था पॉपुलेशन में, तो है ना 17.64%, ये हमने डिजिटल ग्रोथ। लेकिन पूछा है द परसेंटेज डिजिटल ग्रोथ ड्यूरिंग 2001 वॉज रजिस्टर्ड द शार्पेस्ट डिक्लाइन, यानी जिस हिसाब से पॉपुलेशन का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा था वो डिक्रीज़ हुआ। पॉपुलेशन डिक्रीज़ की बात नहीं हो रही है यहाँ, बोल रहा है कि जो पॉपुलेशन बढ़ने की दर थी डिजिटल रेट से वो घटी है, और ये सही है। यहाँ पर अगर आप देखें 1911 से 21 में तो एकमात्र ऐसा था कि हमें नेगेटिव यानी पॉपुलेशन डिक्रीज़ करी है ना। 1921 इसको ईयर ऑफ डिवाइड बोलते हैं। लेकिन देखिए उसके बाद 11, 14, 13, 21, 24, 23, 21, ये 2001 तक का हाल है। अब 2011 में अगर आप देखेंगे तो 21.54 से 17 हो गई, यानी कि शार्पेस्ट डिक्लाइन हमें देखने को मिला। तो उस नज़रिए से अगर देखें तो ये शार्पेस्ट डिक्लाइन है सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर तो कितना रेट का यहाँ पर लगभग अंतर है, लगभग 4% यहाँ पर गिरा है, ठीक है, 4% गिरा है। यहाँ पर तो सर इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पर गिरा है तो 1% गिरा है, यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, ऑलमोस्ट सेम ही रहा है। यहाँ पे शार्पेस्ट 4% का डिक्लाइन देखने को मिला है सिंस इंडिपेंडेंस। 1921 वाला इंडिपेंडेंस तो है नहीं, इंडिपेंडेंस तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो सिंस इंडिपेंडेंस ही है। तो ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन मतलब बढ़िया लगते हैं देखने में, ये वाले टाइप, ठीक है। तो ये एक बढ़िया यहाँ पे क्वेश्चन है जो एसएससी ने पूछा है, एंड इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिल्कुल डिफिकल्ट है, नो डाउट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द भारतमाला प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारतमाला, ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं किया था, अगर आप लास्ट वाला भी वीडियो देख लिए होते तो उसमें ये था भारतमाला, क्या था, ठीक है। जिन लोगों ने किया उन्हें पता होगा, है ना, कि भैया हमारे वियर्ड से ऑप्शन थे, वियर्ड वाली टेक्निक में पढ़े थे कि इसमें एक लिखा था कि नॉर्थ की नदियाँ साउथ की नदियाँ मिला के गार्लैंड बनाना है, हार बनाना है। तो वो सब तो था नहीं, क्या था, नेटवर्क ऑफ रोड्स था।
तो कौन करेगा? अगर नेटवर्क ऑफ रोड्स था तो पोर्ट वाली मिनिस्ट्री थोड़ी ना करेगी, एनवायरनमेंट की, होम अफेयर्स की थोड़ी ना करेगी, रोड ट्रांसपोर्ट करेगी। ठीक है, और फिर बोलते हो निट्टो काम नहीं है, सीधे क्वेश्चन आ रहा है और बोल रहे हो काम नहीं है, हैं? अब कौन? अब वही है ना कि वही, क्योंकि अब मुझे पता नहीं उन लोगों ने एक्चुअल में दिया भी होता भी है कि नहीं मेंस, या फिर इक्का दुक्का इधर से वीडियो देख के और तुरंत जज करते हैं, तभी अब यहाँ पे। खैर छोड़ो। विच पोर्टल अलाउड स्टेक होल्डर्स एंड सीमलेस एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फंडिंग डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट monitoring and approval through 4 efficient ways of logging in for monitoring the implementation of centrally sponsored scheme in 2023। ठीक है, नया विकास पोर्टल, नया भारत पोर्टल, डिजिटल इंडिया पोर्टल, प्रधानमंत्री जन भागीदारी योजना पोर्टल। तो ये इसको भी मैं टफ में रखूंगा बिकॉज एलिमिनेशन यहाँ पे काम नहीं कर रहा जितना मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी आपका एक टफ क्वेश्चन में, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मुश्किल है। ठीक है, 2023 का है यहाँ पे, 2024 का तो है नहीं। हु ऑन दी, और आप इस चीज़ को मतलब आपने किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया होगा, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, नहीं भी किए हैं, लेकिन जो लोग कायदे से पढ़े हैं, जो लोग कायदे से कनेक्टेड रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोल के रखा था कि भाई स्टैटिक जीके नहीं पढ़ना है आपको। स्टैटिक जीके के लिए मैंने मना कर दिया था, फेस्टिवल, डांस, ठीक है, जितने भी होते हैं सारा सब कुछ मैंने मना कर रखा था। बस आखिरी में बोला था कि एक बार बस देख लेना, अगर बाई चांस आ गया तो ऐसा ना हो कि आसान वाले ये सब कि भाई अगर पूछ लिया हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है तो आपको पता ही नहीं कि कहाँ मनाया जाता है। तो ये सब फेस्टिवल, डांस और ये बुक एंड ऑथर वगैरह जो सब होते हैं, जो रिसेंट के बुक एंड ऑथर, ये सब मैंने मना कर दिया था। ठीक है, अब वो जो आपका टाइम सेव हुआ सोचिए, वो कहाँ गया? करंट अफेयर का मैंने आपको मना कर दिया था, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। बस लास्ट में 300 करंट अफेयर की, 300 वन लाइनर करंट अफेयर की पीडीएफ दी थी, सिर्फ वही बोला था कि भाई ये पढ़ लेना, क्योंकि उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं हो रहा, वो भी लास्ट में, और वो भी अगर टाइम हो तो एक बार बस देख जाना उसको, अगर आ जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ से आना चाहिए। अब आप देख सकते हैं 2023, कुछ तो 2020 के क्वेश्चन है। अब अप्रैल 2023 आप समझ लीजिए, अप्रैल 2023, पूरा 2024 नहीं, अप्रैल 2023 का यहाँ पे क्वेश्चन जाके पूछा है। तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा था करंट अफेयर्स भी पढ़ना। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 1.5 साल पुराना है अप्रैल 2023 का, अगर ये तो। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था अगर पढ़ना है भी तो आप ये कर सकते हैं कि आई थिंक जून जुलाई, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने बताया था आपको, जुलाई 23 से आप स्टार्ट करके लगभग जुलाई या फिर जून 24 तक मैंने बोला था आपको, इस ब्रैकेट का पढ़ सकते हैं 1 साल का। और उससे भी यहाँ पर पुराना पूछ रहा है, और अगर किसी ने पुराना पढ़ा भी तो ऑब्वियस सी बात, इतना पुराना याद नहीं रहने का, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये चीज़, जिस चीज़ ने आपका टाइम सेव किया वो कहाँ गया? हु ऑन दी टाइटल ऑफ दी, तो ये तो खैर वही है कि अगर जिसको पता है तो ठीक है, नहीं तो ये भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में है आपका। अगर आपको पता है तो ठीक है। अब काफ़ी लोगों ने यहाँ पे गेस लगा लिया, ये सोचिए कि भाई अभी गुकेश डी न्यूज़ में है तो इसीलिए एग्जामिनर ने पूछा होगा कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती है, लेकिन खैर वो लॉजिक से सही हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन वो लॉजिक यहाँ पे लगा नहीं, लेकिन ठीक है लगाया तो सही हो गया, अच्छी बात है। इन द ईयर 2020 नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन्स? गांधी जयंती, दिवाली, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे। अगेन ये भी डिफिकल्ट साइड में, अगर पता है तो ठीक है, आप देख सकते हैं 2020 में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को कब लॉन्च किया गया था। तो ये भी काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन में इसको मैं मानूंगा। तो ये तीनों क्वेश्चन जो हैं, जो करंट अफेयर्स से हम बोल सकते हैं, ये काफ़ी पुराने हैं। ठीक है, और यहाँ पे उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं था, और अगर आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा था तो काइंड ऑफ आपने वो टाइम सेव किया, आपने बाकी चीज़ों में लगाया, जो आपका आप में से काफ़ी लोग आउटपुट निकल के आया। खैर आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट? ये तो सभी ने कर लिया होगा, बेहद आसान क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, पहले एजुकेशन मिनिस्टर, पहले डिफेंस मिनिस्टर। विच थ्योरी इंडिपेंडेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन 1923 लेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर्स? ठीक है, और अब इसीलिए मैंने शेयर भी किया था एक वीडियो, लेक्चर 26 है PY की सीरीज़ का। ठीक है, ये जो ब्रॉन्स्टर लॉरी, और मैंने पूरा वो बताया था है ना, इसीलिए मैंने वो शेयर भी किया था क्लिप, आपने देखना। तो खैर ब्रॉन्स्टर लॉरी थ्योरी इसका होगा। ठीक है, तो वो आप देखो कि यहाँ पर कितने चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज करने वाले एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, तो वही वाला ही है जो आपका ये कैटायन वाला और ये मोनोवेलेंट आयन वाला था क्वेश्चन, वो वाला है ना। बाकी तो सब सही है, बस यही वाला क्वेश्चन था, बाकी तो ठीक है। ऑलराइट, अभी आते हैं किस पे? अभी आ जाते हैं, एक सेकेंड, जो 20th वाला है। क्या हो रहा है? चलो, तो 20th वाले देखते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ द इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम ICP लेड बाय द UNSD? ठीक है, अब इंटरनेशनल कंपैरिजन जो प्रोग्राम है, इसका प्राइमरी गोल क्या था? ठीक है, अब मैं ये अपने आप से, अब ये इसमें भी निट्टो लग सकती थी, कैसे?
परचेजिंग पावर पैरिटी ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, डिटेल में नहीं लेकिन बहुत शॉर्ट में। जब भी मैंने इसको पढ़ाया होगा 1 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ाया होगा, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं। तो उसमें क्या मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, इसमें मैं आपको पढ़ाता हूँ कि इसमें परचेजिंग पावर पैरिटी में दो कंट्रीज़ की बास्केट ऑफ कॉमन गुड्स को कंपेयर किया जाता है, देन उसके हिसाब से परचेजिंग पावर पैरिटी निकाली जाती है। यही बताया था मैंने कि कॉमन बास्केट, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक साबुन ले लिया, यूएसए में एक साबुन कितने का मिलता है, टूथपेस्ट, जो मतलब बेसिक कॉमन जो चीज़ें चलती हैं, ठीक है, उन चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं और फिर उस हिसाब से जीडीपी निकाली जाती है एक परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, ठीक है। कंपैरिजन प्रोग्राम, इससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, ये जो मैं ट्रिक है ये मेरे ही एक टीम मेंबर हैं जिनके अभी उनका भी मेंस था, 55 स्कोर किया है जीके में। तो उन्होंने बताया सर इस तरह से मैंने इसको एलिमिनेट किया था, जो आपने ये बताया था परचेजिंग पावर पैरिटी में कंपैरिजन करना होता है कॉमन जो गुड्स का बास्केट होता है। तो वो लॉजिक यहाँ पे लगा है, ये तो उससे रिलेट कर ही नहीं रहता। क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगा कि नेटो यूज़ कर लेना यहाँ पे। In which of the following cases did the Supreme Court of India give a ruling that in case of any conflict between the fundamental right and the DPSP, the former would prevail? अगर दोनों में लड़ाई हो जाएगी तो ये ऊपर रहेगा। चमकम तो राई राजन। अब मैंने उस दिन 18-20 का जब कंपैरिजन करा तो उसमें भी यही मैंने बताया था चमकम, लेकिन काफ़ी लोग बोले थे नहीं गोलकनाथ होगा। गोलकनाथ ने बोला था कि FR अमेंड नहीं हो सकते हैं, FR अमेंड नहीं हो सकते हैं। उसने बोला FR ऊपर रहेंगे DPSP से। ये केस है, ये मिनर्वा मिल बोलता है दोनों बराबर हैं बस। नॉट एन एंटीसीडेंट रिवर, इसमें बहुत लोगों का डाउट हो रहा है सर गलत है। बिल्कुल गलत नहीं, सही है। क्यों गलत लग रहा है? क्योंकि बहुत लोगों को एंटीसीडेंट का मतलब ही नहीं पता था, तो उन्होंने क्या किया, हिंदी में कन्वर्ट किया, और हिंदी वालों को तो हिंदी में ही था, तो इसका हिंदी में कन्वर्जन होता है पूर्ववर्ती। तो उन्होंने क्या लॉजिक लगाया कि पूर्व की तरफ जो बह रही हैं, यानी ईस्ट की तरफ जो फ्लो हो रही हैं। तो यमुना भी ऐसे आती है, कोसी पहली बात तो ईस्ट की तरफ नहीं, कोसी ऐसे नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में आती है, ऊपर से गंगा की ट्रिब्यूटरी है लेफ्ट बैंक, और गंगा भी ऐसे आती है। तो उनको लगा हाँ कोसी भी ऐसे आ रही है, सब आ रही है, इंडस तो ऐसे जा रही है वेस्ट के साइड, तो इंडस आंसर होगा। भैया एंटीसीडेंट का मतलब ये नहीं पढ़ाया था हमने, एंटीसीडेंट का मतलब हमने पढ़ाया था, और एंटीसीडेंट का मतलब ये होता है कि वो नदियाँ जो पहले हिमालय के फॉर्मेशन से पहले ही फ्लो हो रही हैं और अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो कर रही हैं और चट्टान को तोड़ते हुए जा रही हैं। वो कौन सी नदियाँ होती हैं? वो होती हैं इंडस, कोसी, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सब हैं एंटीसीडेंट रिवर। यमुना इज नॉट एन एंटीसीडेंट रिवर। Which endemic species of owl of central India is listed as endangered in the IUCN list since 2018? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज एलिमिनेशन भी यहाँ पे काम कर नहीं रहा है, ठीक है। तो ये एकदम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट में रखूँगा इसको मैं। ये तो यार बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट है उसके 50+ आए, उसने ये गलत कर दिया है, आप समझ लो, मिथाइल ऑरेंज लगा के चले आए भाई साहब। खैर कोई नहीं। तो एसिड बेस इंडिकेटर में आपको पता है यार, ठीक है, लिटमस पेपर जो कि हमारा एक पर्पल कलर का डाई होता है, ये ब्लू टू रेड होता है एसिड में, रेड टू ब्लू होता है बेस में, सभी को पता है। खैर आते हैं द प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द लिबरलाइजेशन। अगर आपने इसको गलत किया है, पढ़ा ही नहीं है आपने, मैं सिंपल आपसे बोल रहा हूँ, या तो आपने रिवीजन किया ही नहीं है। लिबरलाइजेशन जब भी आता है, मैं 5 ईयर प्लान पढ़ाता हूँ, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG रिफॉर्म्स ब्रॉट ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ PV नरसिम्हा राव, ब्रॉट बाय द देन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी। बताता हूँ, लिबरलाइजेशन का मतलब है कि आपने जो प्राइवेट प्लेयर के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं अपनी इकोनॉमी में, उसको आप हटा रहे हैं। 1991 जब लाइसेंस राज खत्म होता है। लिबरलाइजेशन लिबरलाइजेशन का मतलब आप अपनी इकोनॉमी को लिबरेट कर रहे हैं सो दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके। प्राइवेटाइजेशन अपने जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो खेल सके। ग्लोबलाइजेशन है जहाँ आप अपनी इकोनॉमी को अक्रॉस जो बाकी इकोनॉमीज़ हैं, यानी कि रशिया, चाइना, मतलब सबकी इकोनॉमी से आप इंटीग्रेट कर रहे हो। और आप देखो ना, द प्रोसेस ऑफ एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेंटेन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रेगुलेशन, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग गवर्नमेंट रेगुलेशन, तीनों एक ही बात, एक ही राग अलाप रहे हैं। एक क्वेश्चन के 3 आंसर तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है। तीनों एक ही राग अलाप रहे हैं कि नहीं, कि भाई गवर्नमेंट के रेगुलेशन बढ़ा दो, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के रेगुलेशन कर दो। ये तो लिबरलाइजेशन का उल्टा होता है। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार क्वेश्चन है, ये मल्टी PY चाहे जहाँ से भी तुमने पढ़ा हो, PYQ, FRB, RRR, कहीं से भी सब में करवाया हुआ है, ठीक है। जेम्स चैडविक कब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी? अगेन किया हुआ क्वेश्चन 1932। आई नो कि वहाँ पर जब होते हैं तो थोड़ा सा कभी कभी डाउट आ जाता है, भाई ये होगा कि ये होगा, लेकिन ये भी पढ़ा हुआ 1932। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेड क्वार्टर ऑफ डायरेक्ट निट्टो से क्वेश्चन है। निट्टो काम नहीं आया, डायरेक्ट है सीधा, है ना। जबलपुर, सिकंदराबाद, बिलासपुर, हाजीपुर, जहाँ पे मैंने पूरा रेलवे सेंट्रल जोन आपको वो पढ़ाया, तो मैंने बताया था यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इसमें अगर कोई निट्टो पढ़ गया तो ना लगा पाया ना इसमें निट्टो, तो ये समझ लो निट्टो पढ़ना ही बेकार है। कैसे?
क्वेश्चन पढ़ लो। व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर लॉन्च्ड बाय द नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन फॉर डिजिटाइजिंग लोन अकाउंटिंग प्रोसेस एंड इंटीग्रेटिंग द MIS पोर्टल इंक्लूडिंग द रिलीज ऑफ मोबाइल एप्स फॉर एंड्रॉयड एंड iOS। ये दो सिमिलर ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे हैं, मिलाप और मिलान। माइनॉरिटी, और वही नहीं कि मिलाप और मिलान हो सेम सेम साउंड हो रहा है, चलो वो भी एक हम मान सकते हैं, लेकिन फुल फॉर्म भी आप पढ़ लो ना, माइनॉरिटी लोन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर प्रोजेक्ट, माइनॉरिटी लोन अकाउंटिंग फॉर NMDC। हम क्या करते हैं सिमिलर ऑप्शन की टेक्निक के हिसाब से, सिमिलर ऑप्शन ये हो गए। अब ये होगा कि ये होगा, ये हम कैसे पता लगाते हैं, ये जो हमने ऑप्शन को एलिमिनेट किया है उनसे पता लगाते हैं कि कौन होगा इन दोनों में से। तो NMDFC। जरा सा इधर 19-20 भी नहीं किया है जो मैंने पढ़ाया था निट्टो में, 19-20 भी नहीं, डिट्टो छपा है, डिट्टो। ठीक है, आप अगर यकीन भी ना हो ना तो अभी जो लास्ट में वीडियो डाले थे 1 लाख से ऊपर जो व्यूज़ हैं उसमें देखना जाके, निट्टो की जो सारी टेक्निक समराइज़ करी है उसमें सिमिलर ऑप्शन टेक्निक में जाना। ठीक है, सीधा लग रही है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है ये वो फलाना ढिमका। द प्रोडक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर इनिशियली इंक्रीज ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। वैसे तो नॉलेज से आराम से हो जाना है, इससे कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। वीट राइस ही शुरू में वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया गया था, और ऐसी जगहों में एफ्लुएंट स्टेट ऑफ आंध्रा, तमिलनाडु एंड पंजाब में किया गया था जो उतने वाटर सरप्लस रीजन्स थे नहीं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं कि भाई क्या नेगेटिव्स थे क्या पॉजिटिव्स थे। तो नेगेटिव यही थे, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया, सॉइल हेल्थ ख़राब हो गई। अच्छा ये था मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का, और प्रोडक्शन रैपिडली इंक्रीज़ हुआ। नहीं भी पता तो भी निट्टो लगा सकते हैं। ठीक है, वीट एंड शुगर केन, ठीक है, एंड वीट एंड राइस। ठीक है, और राइस इन दोनों में भी है। ठीक है, दो ही ये आपके हैं जो चारों ऑप्शन मतलब दो बार आपको देखने को मिलेंगे। पल्सेस सिर्फ यहाँ है, शुगर केन सिर्फ यहाँ है, कॉटन सिर्फ यहाँ है, वीट एंड राइस ही हैं जो आपको दो जगह देखने को मिल रहे हैं। विच लेटर कोड इंडिकेट मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। डेजर्ट देखते ही कैपिटल W खत्म। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ड्राई, याद है। कैपिटल C का मतलब होता है वार्म टेम्परेट, इसका मतलब होता है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। ई का मतलब होता है टुंड्रा टाइप, ये क्या होता है ड्राई, और ये क्या होता है डेजर्ट। चाहे कुछ भी खोल के देख लो, RRR खोल के देख लेना, उसमें पूरा अलग से बना के करवाए थे RRR में जो रिवीजन करा, माइंड मैप से नहीं, पूरा बना के। और बोले भी थे भैया इस पे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, बोले थे, जाके खोल के वीडियो देखना। ठीक है, अगर ये भी गलत करके आए हो तो फिर दिक्कत है। विच इंटरनेशनल ट्रीटी वॉज अडॉप्टेड इन 1992 टू कॉम्बाट ग्लोबल वार्मिंग एंड प्रिपेयर फॉर इट्स इफेक्ट। वैसे तो एनवायरमेंट इकोलॉजी में अभी जो मैंने RRR में पढ़ाया था उसमें तो नहीं था, लेकिन यूजुअली अगर आपने और भी मुझसे पहले पढ़ा होगा तो ये मैं आपको एक पन्ना शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक है, और उस पन्ने में सारे कन्वेंशन लिखे हुए हैं, सिर्फ एक पन्ना है, उसमें मिनिमाटा भी है, उसमें ये UNFC भी है, वियना भी है, और स्टॉकहोम भी है। ठीक, लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी यार हो सकता है। टू कम्बाट ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, इसमें साफ साफ वो लिख के दे रहा मिनिमाटा कन्वेंशन मरकरी पॉइजनिंग से एसोसिएटेड है, ग्लोबल वार्मिंग से नहीं। वो आंसर में ऑप्शन में ही क्वेश्चन मतलब आंसर छुपा हुआ है, तुरंत एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, टू कम्बाट ग्लोबल वार्मिंग एंड प्रिपेयर फॉर इट्स इफेक्ट, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट नहीं। ठीक है, ये तो हो गया कि हमारी फूड चेन में आ गए वो सारा चीज़ें जो हमारे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट हैं, सॉयल के थ्रू जो ये फल सब्जी एग्रीकल्चर होता है और एग्रीकल्चर से हमारे में आ गया, या फिर एनिमल्स के थ्रू आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता है। वीएना आपका ओजोन लेयर से, मतलब अगर सिर्फ वो इतना लिखता ना तो भी समझ में आता था, उसने पूरा डिटेल में लिख दिया कि भाई ये कन्वेंशन किससे एसोसिएटेड है। अगर आपने वो पन्ना पढ़ा था तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ ही जाना था, नहीं तो भी इतना डिफिकल्ट इसको नहीं मानता हूँ मैं, स्लाइटली डिफिकल्ट बोलूँगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ये। Who discovered the laws of levers and pulleys which allow to move heavy object using small forces? Small forces, Archimedes, Democritus, पाइथागोरस या फिर एडोक्सिस। इसको भी मैक्सिमम लोगों ने कर ही लिया था आई थिंक, है ना। द कुशान एम्पायर कनिष्क हु रूल्ड फ्रॉम द फर्स्ट टू द अर्ली मिड सेकेंड सेंचुरी AD वॉज द डैश कुशान रूलर। अब काफ़ी लोग बोल रहे थे नहीं सर इसका फोर्थ होगा, आपने तो थर्ड पढ़ाया था, ऑप्शन में तो फोर्थ भी था। थर्ड ही है इसका आंसर, क्योंकि मैंने अभी इसका रिसेंट में अगर आपने 3.0 में भी इससे भी अगर आपने पढ़ा होगा, वैसे तो मैंने माइंड मैप पे भी करवाया है, FRB सीरीज़ में, PY की सीरीज़ में, सब में कर रखा है बैच। मैंने तो आपको ऐसे पढ़ाया अभी कि जो हमारा पहले कुजुल कटफिशेस, काजोल और विमा कटफिशेस, विमल से रिलेट करके अजय देवगन की है ना, वो विमल जब बोलता है बोलो जुबा केसरी तो ऐसे दोनों उंगलियां करता है, तो दो उंगलियां करता है, तो वो दूसरे नंबर का विमा कटफिशेस, और उसके बाद आते हैं कनिष्क। अब गूगल पे वो 4 दिखा रहा है, लेकिन मैंने कई बार बताया कि भाई हमें गूगल के हिसाब से ठीक है वो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि SSC अपने जिद पे अड़ी रहती है
एसएससी के हिसाब से अगर हम देखें तो जो प्रार्थना जो परमहंस मंडली है वो 1840 में बनी है। वैसे तो 1849 में है ज़्यादातर, अगर आप देखो गूगल वगैरह में, लेकिन एसएससी के हिसाब से 1840। ठीक है, मीज़ोलिथिक का जो पीरियड है वो 7000 तक जाता है, लगभग 12,000 से, या फिर 10,000 से लेकर 7,000 बीसी तक। लेकिन एसएससी के हिसाब से वो 12,000 से सिर्फ 10,000 तक है। तो मैं वो चीज़ आपको बता देता हूँ कि भाई एसएससी के हिसाब से आपको यही याद करना है, ताकि अगर कल को उसने ऑप्शन चेंज किया तो हम उसको चैलेंज तो कर पाएँ। तो थर्ड है इसमें, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट वाज द रिकॉर्डेड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो ये 16.8 है। अब ये करा हुआ तो होता है, लेकिन परसेंटेज वहाँ पे याद रहा कि नहीं रहा वो भी एक मैटर करता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ नहीं तुरंत आपको 16.8 तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि ये जो फैक्ट्स होते हैं इतनी आसानी से याद नहीं होते हैं। तो अगर आपको होपफुली अगर आपको याद रह गया था वहाँ पर, अगर आपने मल्टीपल टाइम रिविजन किया था तो आपने सही कर दिया होगा, नहीं तो वहाँ पर एग्जाम लाइक कंडीशन में उतना आसान नहीं होता है परसेंटेज को रिकॉल करना। Which theme encapsulates Wings India 2024, the aviation expo that was inaugurated by Union Minister for Civil Aviation in January 2024। तो इसमें भी आई थिंक एलिमिनेशन काम कर नहीं रहा था, और ठीक है, और अगर आप करने जाते, ठीक है, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं सिविल एविएशन, ठीक है, कनेक्टिंग इंडिया टू दी वर्ल्ड इन अमृत काल, सेटिंग the stage for India civil aviation at the rate 2047, aviation expo kings and Amrit Kaal shaping the future of Indian civil aviation। इंडियन सिविल एविएशन यहाँ से कुछ कॉमन आप निकाल सकते थे। देन उसके बाद 1 और 3, ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत कर सकते थे, लेकिन ये तो मैं बोलूँगा उतना आसान नहीं है, थोड़ा डिफ़िकल्ट ही है। इसके बाद तो ये अमृत काल लग रहा है। आप अगर आप इस चीज़ से देखो तो अमृत काल है ऑप्शंस में। खैर, तो उतना आसान तो क्वेश्चन नहीं है, इसको मैं डिफिकल्ट साइड में ही रखूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें भी बहुत लोगों का डाउट है। तो भाई क्वालिफिकेशन क्या हम लोगों ने पढ़ी थी कि 10 साल एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में, एक नहीं मल्टीपल भी हो सकती हैं, या तो 5 साल हाई कोर्ट में जज रहा हो, या फिर राष्ट्रपति की नज़रों में डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो, जिसको जुरिस्डिक्शन की अच्छी नॉलेज हो। तो काफ़ी लोगों को लग रहा है इसमें जूरिस्ट नहीं है, जज है, सेम चीज़ होती है। ठीक है, तो ये है क्वालिफिकेशन। एंड एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, सही है। और हाई कोर्ट का है तो जज रहा हो 5 साल तक। यहाँ लिखा है एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट 10 साल नहीं, हाई कोर्ट का, तो इसलिए गलत है। काफ़ी लोगों को ये जज और जूरिस्ट में थोड़ा सा आई थिंक कन्फ्यूज़ हो गया। ये भी बेहद ही आसान क्वेश्चन है, इसको भी फिजिक्स में हम लोग करते ही हैं। कूलॉम्स लॉ होता है, कूलॉम जो कि चार्ज की यूनिट होती है। ठीक है, ये भी यार तो ये आसान क्वेश्चन में ही इसको मैं बोलूँगा। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट द श्राइन ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर अभी जो मैंने रिसेंट में क्वेश्चंस करवाए थे, MTS वाली सीरीज़ करवाई थी, जो मैंने बोला था जो लोग मेंस देने जा रहे हैं, तो मैं वन शॉट नहीं करवाने वाला हूँ। लेकिन ये देख लीजिएगा, जो मैं MTS के सारे क्वेश्चन, ज्योग्राफी के, चाहे पॉलिटी के, चाहे जितने सारे सब्जेक्ट के मैंने करवाए थे, सारे सब्जेक्ट, और उसकी ई बुक भी डाल दी थी कि अगर तुम्हें वीडियो नहीं देखना है तो तुम ई बुक से प्रैक्टिस कर लो। और कैसे कर लो, मॉक फॉर्मेट में मैंने दे दिया था, पड़ी हुई है, डायरेक्ट क्वेश्चन है उससे। उसका क्वेश्चन 75 या 76 नंबर का क्वेश्चन है, जाके देखना। अगर आपने किया होगा, आपने रिवीजन किया होगा तो सही किया होगा, नहीं किया होगा तो काफ़ी लोगों को बलबन में तो डाउट हुआ था, या फिर कुछ लोगों ने नेट्टो यहाँ पर यूज़ किया, तो नेट्टो यहाँ पे फेल हो जाएगी, बिल्कुल फेल हो जाएगी, एक्सेप्ट खिलजी सिमिलर ऑप्शन है, तो नेट्टो यहाँ पे फेल हो जाएगी अगर आप यहाँ पे नेट्टो यूज़ किए तो। Who among the following was the president of India when India launched its first nuclear test in Pokhran? इसमें भी डाउट है कि सर इसमें फ़खरुद्दीन अली अहमद, और ये तो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि जैसे कलाम शाह साहब जो हैं शायद 2002 से 7 के बीच में रहे थे, तो आई थिंक इनको तो आपने एलिमिनेट कर लिया होगा। इनका भी एक हम बिल पढ़ते हैं, पोस्टल जो अमेंडमेंट बिल है 1986 में। हाँ, ये क्या कर लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं उसको, जिसको हम पॉकेट वीटो बोलते हैं। और ये जो हमारा पहला पोखरन है, ये तो हमने किया हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है। प्राइम मिनिस्टर तो हम पढ़ते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट हम लोगों ने नहीं किया था। लेकिन ये है कि हाँ 1974, ये हम लोग पढ़ते हैं कि 1974। तो ये दो ऑप्शन जो है ऑप्शंस एलिमिनेट हो सकते थे उसके बेसिस पे। ये जो पहला टेस्ट है ये मई के टाइम पे हुआ था, मई 1974। और ये जो बने थे अली अहमद साहब, ये अगस्त 1974 बने थे। तो यही सही आंसर होगा इसका। विच अमीनो एसिड इज़, तो ये भी काइंड ऑफ डिफिकल्ट में ही मैं इसको रखूँगा। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो भी सकते थे, लेकिन इसमें डाउट हुआ था और होना लाजमी भी, क्योंकि दोनों लोग 1974 में ही थे। विच अमीनो एसिड इज प्रिकर्सर टू सेरोटोनिन, अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट रेगुलेट्स योर एपेटाइट, स्लीप एंड मूड। अगेन अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, पता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। वैसे हमने पढ़ा तो है कि भाई कौन सा अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा है कि एसेंशियल क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल क्या होते हैं,
और उसमें कोलेजन के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, लेकिन सेरोटोनिन के एक्सक्रीशन में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है कि भाई कौन हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड महात्मा गांधी लेड दी सत्याग्रह एंड हंगर स्ट्राइक फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी लोगों ने 1917 मारा, क्यों? क्योंकि 1917 में 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। अब ये जो चंपारण सत्याग्रह है, नाम ही सत्याग्रह है, तो ये तो सत्याग्रह है। और गांधी जी ने तो सबसे पहली बार किया था जब राजकुमार शुक्ला जी ने उनको इनवाइट किया था 1915, 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे, दिन वो किया था। बात बिल्कुल सही है। और हंगर स्ट्राइक की जब बात करूंगा तो ये 1918 का जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है वो होगा, जो कि वो भी सही है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो फिर क्या सही है? मेरे हिसाब से ये भी चैलेंजेबल है और इसमें भी 1917 हो सकता है। क्यों भाई? यहाँ पर पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिड गांधी जी लेड दी सत्याग्रह एंड हंगर स्ट्राइक फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम तो चंपारण में किए थे ना। अगर फर्स्ट टाइम की आप बात कर रहे हो, अगर फर्स्ट टाइम न लिखा होता तो भी मैं सोचता कि ठीक है, सत्याग्रह हंगर स्ट्राइक दोनों एक ही साथ अहमदाबाद में स्ट्राइक में किया होगा। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम की अगर बात करें तो चंपारण सत्याग्रह। और अगर मास लेवल का सत्याग्रह पहली बार पूछेगा तो वो तो रॉलेट सत्याग्रह था, और वो तो 1919 में हुआ था। अगर पहले मास लेवल की सत्याग्रह की आप बात कर रहे हो तो मेरे हिसाब से ये भी चैलेंजेबल है, बिकॉज सत्याग्रह यहाँ पे है और चंपारण सत्याग्रह सत्याग्रह ही तो है। तो ये, और इसमें ऐसा नहीं कि ये आंसर नहीं है कि जिन लोगों का जिन्होंने ये टिक किया उनका नंबर कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वही मैंने आपको उसमें भी बताया था मोनोवेलेंटाइन में कि उसमें अनायन भी आंसर है और वो भी, वैसे यहाँ पे भी। ठीक है, मेरे हिसाब से जिन्होंने ये भी टिक किया था उनको भी नंबर मिलना चाहिए। इन विच ईयर वॉज द फ्लूइड मोजैक मॉडल प्रपोज बाई सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, अब इसको तो मैं नहीं बोलूँगा, रेपिटेटिव हमने किया था, इक्का दुक्का बारी किया, क्योंकि कुछ लोग स्टूडेंट को ने बताया था कि सर हमें बस ऐसा कुछ याद आ रहा था 1972 जैसा, तो हमने टिक कर दिया और वो सही हो गया। मैं इसको ये तो नहीं बोलूँगा कि हमने रेपिटेटिवली इसको किया है, तो ये मैं डिफिकल्ट साइड में ही रखूँगा इसको। हु सेट अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर दी फास्टेस्ट बैडमिंटन शॉट। तो ये मैंने इसे लेक्चर में ही कभी ऐसा, क्योंकि अभी ओलंपिक हुए थे, ठीक है, ओलंपिक में सात्विक साईराज रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, जिनको कि पिछली बार वाला यानी कि 2023 वाला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला था। तो मैंने काफ़ी बार चर्चा करी थी इस चीज़ की कि मतलब बड़े तेज़ शॉट हिट करते हैं और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया था, लेकिन ऐसे ही लेक्चर लेते वक्त हम लोगों ने किया था। तो जिन लोगों ने लिए थे तो उन लोगों ने सही कर दिया, या फिर कुछ लोगों ने बोला कि सर आप मतलब काफ़ी पोस्ट करते रहते थे, इनके बारे में बताते रहते थे, तो हमें लगा कि फेमस होंगे तभी बताते रहते होंगे, ठीक है, तो इसलिए हमने यही टिक कर दिया था और हमारा सही हो गया। ठीक। इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया डिफीट पाकिस्तान 2-1 टू लिफ्ट मेंस जूनियर एशिया कप इन 2023। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को भी मैं आसान ही बोलूँगा, चाहे आप जितना बोल लो नहीं हो तो आसान क्यों नहीं भाई। ये तो इतना सबको पता ना, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कभी तुमने सुना है क्या कि फुटबॉल मैच हो रहा है या फिर बास्केटबॉल मैच हो रहा है? बैडमिंटन भी होता है, तो बैडमिंटन ज़्यादातर ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होते हैं, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, चाइना, ये सब जो देश हैं हमारे इधर के, सब ये सब एक्सेल करते हैं बैडमिंटन में। तो यूजुअली इंडिया और पाकिस्तान का दो ही चीज़ में होता है, या तो क्रिकेट या तो हॉकी। तो उस हिसाब से अगर आपने गेस लेते तो आप हॉकी में ही लेते हैं, मेरे हिसाब से, मेरा दिल तो यही कहता है आप हॉकी लेते। अब क्या सोच के आप बास्केटबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल मारते मुझे नहीं पता है, ठीक है, वो तो मुझे नहीं समझ में आता कि भाई क्यों मैं बास्केटबॉल मारूँ, क्यों मैं फुटबॉल मारूँ। ठीक है, बैडमिंटन तो अगर मान लो पाकिस्तान की जगह कुछ चाइना, वियतनाम और ये सब कंबोडिया और ये सब लिखे होते देश, तो मैं सोचता जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं हॉकी। ठीक है, अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया भी हो कई बार कि पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा बार हॉकी का वर्ल्ड कप जीता है। ठीक, तो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से क्वेश्चंस चैलेंज करने हैं। ठीक है, एक यहाँ पे ये वाला है ना, आई थिंक और तो कोई है नहीं, और एक पीछे जो मैंने आपको बताया था जो 18th वाले में था, निट्टो कहाँ कहाँ लग रही थी वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब आपको जैसा आपको कैसे लेते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं या फिर से रिजेक्ट करते हैं, वो मेरे, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आगे भी जैसे मैंने पहले बोला था, ठीक है कि भाई मैं एक क्वेश्चन की भी गारंटी नहीं लेने वाला हूँ कि भाई आ ही जाएगा। वो मैंने सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखा दी हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से मैंने लोगों के रिजल्ट भी शेयर कर दिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से आप देख भी लेंगे जब रिजल्ट आएंगे, जब रैंक्स आएंगी। मैं यहाँ अपने चैनल पे किसी को नहीं बुलाने वाला हूँ, दूसरे चैनल पे ही तुम देख लेना, ठीक है, जहाँ पे भी स्टूडेंट्स इंटरव्यू देते हैं, ठीक है, जो लोग इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, तो वहीं पर देख लेना। यहाँ पर मैं कि भाई आपको ये लगे कि है ना कि परमार सर ने ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस कर दिया, क्योंकि मेहनत करी है इतने टाइम से, गर्दन तोड़वाई है इतने टाइम से, तो उसका ही इफ़ेक्ट है और वो मैं बोलूँगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर अगर है ट्रुथ तो ट्रुथ को ट्रुथ बताना ज़रूरी है। ठीक है, सो दैट जिन स्टूडेंट्स ने अगर किया है नहीं यूज़ कर पाया तो उन्हें पता चले कि भाई यहाँ ये चीज़ थी और उस चीज़ को एक्सेप्ट करें वो, और उस चीज़ को रेक्टिफाई करें।
जिसको अगर लूप में फंसे रहना, नहीं नहीं हमारी फील्ड तो लिए, जब तक आप अंदर झांक के नहीं देखेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी तो मैं ज़्यादा आपको ज्ञान दूंगा नहीं, बिकॉज अच्छा नहीं लगता आप लोगों को। तो खैर, बाकी मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए। अगर आपको फिर भी अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। दी एंड, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी लोगों को। अभी तक जो हाईएस्ट स्कोर गया है वो 59 दो स्टूडेंट के ने अभी तक, ठीक है। जब मैंने व्हाट्सएप चेक किया 59 दो स्टूडेंट के हैं, एक 18th के हैं, एक आई थिंक 20th के हैं, ठीक है, 20th के शिफ्ट के। और ओवरऑल हाईएस्ट स्कोर अभी तक का जो मैंने देखा है वो 354 है। ये भी दो स्टूडेंट के हैं, आई थिंक एक सज्जल करके एक स्टूडेंट है, सज्जल गुप्ता फ्रॉम लखनऊ, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, और एक कोई लड़की है, ठीक है। वो एक आई थिंक 18th और एक 20th से हैं। तो 18th वालों के यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में नो डाउट थोड़ा सा बेनिफिट तो मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में तो था जीके के, मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, उतना भी नहीं लेकिन हाँ था तो, ठीक है, 20th के कंपैरिजन में 18th का। तो अभी तक तो ये, अब देखते हैं भाई ये शूट अप होगा क्या, कि 60 या फिर उसका क्रॉस होगा कि नहीं। पिछली बार मैं आपको बताता हूँ, पिछली बार जो 60 प्लस का आंकड़ा था, 60 प्लस मुझे जितना याद है 10-12 बच्चे थे जिनके 60 प्लस आए थे। वैसे इस बार लगभग मैं बोलूँगा कि 55 या उससे प्लस है, 55 या उससे प्लस। जैसे मेरे एक टीम मेंबर के 55 हैं, ठीक है, 59 दो लोगों के हैं, मैंने 58 का एक शेयर किया है, 54 का शेयर किया है, अभी कुछ तो 4-5 और वैसे भी आ जाएंगे। या फिर मैं बोल सकता हूँ चलो 54 भी मैं कंसिडर कर लेता हूँ। तो जो पिछली बार 60 प्लस में था वो हुआ, वो इस बार 54 प्लस का है, यानी कि स्लाइटली पिछली बार कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट तो हुआ है, नो डाउट, और वो हमें साफ साफ मार्क्स देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बात भी ट्रू है कि अब ये देखिए कि वो जीके, ठीक है, वो जीके जहाँ पे आप 2022 का किसी ने एग्ज़ाम दिया हो या आपके उस, ठीक है, कॉन्टैक्ट में, उससे आप पूछिएगा 2022 का जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। सर लोग रो रहे थे कि मेरे पास 30 प्लस अगर आ जाते तो मुझे होम पोस्टिंग मिल जाती 30 प्लस में, और आज लोग बोल रहे हैं ठीक है 35 हैं सर, नंबर कम है सर, ठीक। काफ़ी सारे स्टूडेंट के स्क्रीनशॉट आए ना, मैंने तो सिर्फ उन्हीं के शेयर किए हैं जिनके या तो ओवरऑल 340 प्लस बने हैं या तो जीके में 50 प्लस बने हैं। मैंने इन्हीं दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। ऐसे तो ढेरों पड़े हुए जिनके 40 प्लस जीके में, या फिर जिनके 335 332 इस तरह के हैं, या तो 340 प्लस हैं ओवरऑल या तो 50 प्लस हैं जीके में। मैंने ज़्यादातर उन्हीं के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, ठीक है। तो उनमें से मतलब काफ़ी है ना ऐसे कि सर हमारे सिर्फ 35 ही रह गए। अब ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ठीक है बाकी कंपैरिजन में रह गए, लेकिन ये आप 2022 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पर ये पाएंगे कि भाई जो पहले 35 एक हाई स्कोर होता था वो अब एक एवरेज स्कोर बन चुका है। जहाँ पे लोग अब मैथ और रीजनिंग में जिनके नंबर घुस गए वो जीके उन्होंने उठा लिया, जीके सिलेक्शन दिला रहा है। अभी तक ये था कि जीके बस हमें रैंक दिला दे, ठीक है, जीके सिलेक्शन दिला रहा है। ये पॉइंट है आ गया है जीके का, ठीक है। अब मैं उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप समझ जाइए। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने मेहनत करी है, स्टूडेंट्स ने अपने साइड से मेहनत करी, क्योंकि मैंने तो सेम चीज़ें डिलीवर करी हैं, सबको डिलीवर करी हैं। दो चीज़ें होती हैं, या तो आपके साइड से कुछ कमी रह गई, या तो रिवीजन में या फिर जिस भी, और या तो आपका उस दिन बेकार था। क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया मैं पर्सनली ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, ठीक है, जो अच्छे थे काफ़ी पढ़ाई में, काफ़ी उन्होंने मतलब थे अच्छे और उन्होंने रेगुलरली पढ़ भी रहे थे, रिवाइज भी कर रहे थे, बट दैट वॉज नॉट देयर डे। मैथ्स में 90 आउट ऑफ 94 रखा है, रीजनिंग और इंग्लिश में, लेकिन जीके में उतना नहीं परफॉर्मेंस निकाल पाए कि उनका मतलब बहुत अच्छा एक स्कोर आ सके। 320 में कोई लटक गया, 310 में लटक गया, फिर कोई 300 से नीचे में भी कि भाई जीके में उस दिन हमारा वो नहीं चला। तो दोनों फैक्टर काम करते हैं, आई वुड एक्सेप्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वो गलती तो आपको एक्सेप्ट करनी होगी, ठीक है। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आप कमेंट में आके यहाँ लिख दीजिए फिर कहीं लिख दीजिए, मैं अपना काम ऑनेस्टली कर रहा हूँ और वो करता रहूँगा। और जो चीज़ें आती रहेंगी तो ठीक है आप लोग पढ़ते रहोगे, नहीं आएंगे तो नहीं पढ़ोगे, सिंपल सी बात है। लेकिन आप इस लूप में कितना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना कर दें, ये थोड़ा सा सोचिएगा, है ना, कि बार बार वही लूप वही लूप वही लूप, इट इज़ एग्जॉस्टिंग। उसी लूप में आप चलते रहते, उसी लूप में फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करना, इट इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग, ठीक है। और इसीलिए मैंने टेलीग्राम पे वो कल पोस्ट भी डाला था रात में कि आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपका फ्रेंड आपसे बेटर परफॉर्म कर रहा है, आपके मॉक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि आपके उस दिन आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो आई वुड एडवाइज़ फ्यू थिंग्स कि आप थोड़ी सी एक तो मिस्टेक देखो, पहला चीज़। दूसरी चीज़ आई वुड एडवाइज़ कि बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके भी आप फॉर्म्स डालिए, ठीक है। दो कारण है उसका।
पहला कारण तो ये कि कई बार आपको एक सरप्राइज़ मिलता है, खासकर जो बिगिनर टाइप होते हैं, कि अच्छा ऐसा भी होता है कि एग्ज़ाम का एक जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको फर्स्ट हैंड पहले ही मिल चुका होता है। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दे के आपको पता चल जाता है कि आप एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करते हो, एग्ज़ाम हॉल में जब बैठते हो तो तुम्हारे साथ क्या क्या दिक्कतें होती हैं। दूसरा, अगर मान लो इसमें नहीं भी हुआ तो आपके पास दूसरा ऑप्शन तो है एटलीस्ट, यार इसमें नहीं हुआ तो चलो इस वाला मेरे पास है, तो एटलीस्ट वो जो बर्डन वाला एक फैक्टर है, बर्डन और प्रेशर का, घर से प्रेशर का और एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर का, वो एटलीस्ट कम हो जाएगा अगर आप बाकी एग्ज़ाम्स में अगर सेलेक्ट हो जाते हो। तो आई वुड हाईली एडवाइज़ कि ये मत देखो कि वो क्लरिकल लेवल का है, वो एमटीएस लेवल का है, आपको वो कॉन्फिडेंस देगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाएगा। बहुत सारी अब जैसे मान लो कि ये चीज़ एलिमिनेशन वाली हैं, किसी ने अगर CHSL MTS में पहले बैठा हुआ है और उसने उसको इम्प्लीमेंट करके रखा है, तो उसे पता है कि भाई वो मेरे लिए काम कर रही है, नहीं कर रही है, मुझे यूज़ करना है, नहीं करना है, पहले उसका डिसाइड हो चुका है। तो इसीलिए मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि मल्टीपल एग्ज़ाम्स दीजिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं। जो लोग भी ऐसे CGL 2025 के लिए, तो मैं वही सेम चीज़ एडवाइस करूँगा, ठीक है। और वही मैं सेम चीज़ वो एडवाइस करूँगा कि रिवीजन पे फोकस करिए। जो 2025 वाले हैं, आपने देख लिया कि लोगों के 59 भी आ रहे हैं, ठीक है, लोगों के 45 भी आ रहे हैं, लोगों के 35 भी आ रहे हैं, लोगों के 25 भी आ रहे हैं, ठीक है। तो रिवीजन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि भाई PY की सीरीज़ कर लो, मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि लोगों को होता क्या है कि 4-5 वीडियो उधर से देख ली, 4-5 RRR की देख ली, और उनको 2-3 निट्टो की देख ली, बस उनको लगता है कि 25 में 25 क्वेश्चन क्यों नहीं लड़े। भैया GK है, GK में अगर आप एक लेक्चर से अगर एक भी क्वेश्चन निकाल पा रहे हो, ये बड़ी बात है अपने आप पे। ये GK मैथ्स नहीं कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, अब ये तो मेरा कॉन्सेप्ट तगड़ा हो गया तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, अगर एग्जामिनर अपने में आ जाए तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अब नहीं बनेगा, वो एकदम स्पेसिफिक डेट पूछ लेगा, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि बस थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। वैसे तो मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करता हूँ कि भाई सारी चीज़ें लिमिटेड रहें, लिमिटेड देता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात बोल रहा हूँ कि जिनको ये इतना भी ज़्यादा लग रहा है, तो फिर अगर ज़्यादा लग रहा है तो जहाँ से आपको लग रहा है कि ये किताब है, ये सोर्स है, तो आप उसको फॉलो कर लो एक बार, ठीक है। आपको पता चल जाएगा और आप वहाँ से पढ़ लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा है या फिर रेलिवेंट नहीं, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। मैंने तो अपनी साइड से आपको बता दी हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ें, बाकी मिलते हैं, है ना। और ये चीज़ें इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि जो नेगेटिविटी फैली थी कमेंट सेक्शन में, उसके कारण थोड़ा सा ही बताना पड़ा, नहीं तो मैं सारी चीज़ें मुझे वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो CGL Tier 1 के टाइम पे ऐसे मैंने कुछ बताया था, और इसलिए अभी बता रहा हूँ क्योंकि 2-3 दिन से जब से पेपर हुआ था, जब तक आंसर की नहीं आई थी, आई वॉज वेटिंग फॉर द आंसर की। मैंने बोला भी था कि आंसर की तो आने दो भाई, सब पता चल जाएगा। I have showed you, and the rest depends on you, that how you take the feedback. All right, thank you.